हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एसपी बख्शी की बुक को रेफरेंस लेते हुए ईडीएम्स को। तो देखिए, ए और बी से स्टार्ट होने वाले ईडीएम्स मैंने कंप्लीट कर लिए थे। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और उसके साथ साथ प्रिपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स के भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के, उन्हें भी आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सी से स्टार्ट होने वाले ईडियम्स का ये पहला सेशन, ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला ईडियम आपके सामने है, कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड। तो देखिए, वैसे अगर आप इस ईडियम को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं किसी सिचुएशन को हैंडल करने की बात कर रहा हूँ, या फिर किसी एक ऐसी परिस्थिति को जो कि थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आई एम कैरिंग मैटर्स विद अ हाई हैंड, तो मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पर स्ट्रिक्ट हूँ। यानी कि अगर आप हिंदी में समझें तो मैंने चीज़ों को आड़े हाथों लिया। आपने ये सुना होगा। तो हम ऐसा कब कहते हैं? हम ऐसे कहते हैं कि जब कोई ऐसी परिस्थिति मेरे इस रेफरेंस में बन जाती है कि मुझे वो प्रॉब्लमेटिक लगती है, मुझे वो समझ में नहीं आता है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, अपने आप को एक स्ट्रिक्टली कंडीशन में ले जाता हूँ। सो कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड का आपको जो अर्थ मिलता है वो मिलता है कि डीलिंग विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली, यानी कि मैं उसे आड़े हाथों लेता हूँ, मैं उसे कठोरता से लेता हूँ। एग्जाम्पल, the owner of the industry carried matters with a high hand and expelled two workers who were caught doing mischief in the office। तो देखिए, मिस्चीफ यानी कि कुछ कुरीतियाँ करते हुए कुछ लोग मुझे मिल गए थे। मैंने उन वर्कर्स को क्या कर दिया, एक्सपेल कर दिया। और यानी कि मैंने उनको किस तरीके से डील किया, मैंने उनको आड़े हाथों लिया, या फिर मैं कह सकता हूँ कि आई कैरीड मैटर्स विद अ हाई हैंड। सो दिस वॉज द फर्स्ट इडियम, जिसका अर्थ होता है टू डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली। नेक्स्ट है क्लिप वंस विंग्स। तो देखिए, आसान है। अगर आप इस क्लिप वंस विंग्स को थोड़े ध्यान से समझेंगे तो आप कहेंगे कि अगर किसी की पंखों को मैं क्लिप कर दूं तो ऑब्वियसली मैं उसकी पावर को क्या कर रहा हूँ, वीक कर रहा हूँ। मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको रिस्ट्रिक्ट करूँ उसकी करने वाली चीज़ों के लिए। एग्जाम्पल, माई एल्डर सिस्टर इज़ वेरी एम्बिशियस बट माई मदर विल श्योरली क्लिप हर विंग्स। यानी कि मेरी जो बड़ी बहन है वो क्या है, बहुत ही एम्बिशियस हैं, वो कुछ पाना चाहती हैं, लेकिन मेरी माता जी क्या करती हैं, वो पक्का ना उनको रिस्ट्रिक्ट कर देंगी, उनको वो चीज़ें करने से मना करेंगी जो कि वो करना चाहती हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट है। मतलब क्या कर रही हैं वो, शी इज़ वीकनिंग द पावर ऑफ हर एल्डर सिस्टर। तो कीपिंग वंस विंग्स का अर्थ होता है कि अगर मैं किसी की पावर को क्या करता हूँ, वीक करता हूँ। नेक्स्ट है आपका कम होम टू। तो देखिए, कम होम टू में आपने कहावत सुनी होगी कि भाई सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाता है। तो हम इसका अर्थ इस तरीके से निकालते हैं कि उसको सुबह में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसका दिमाग चला, मतलब उसने थोड़ा कोशिश करी, दिमाग पर जोर डाला और उसको लगा कि भाई हाँ ठीक है, ये चीज़ें ना सही हैं। वो मतलब अंडरस्टैंड कर गया, जो प्रॉब्लम उसको थी वो उसको अंडरस्टैंड कर गया ना, वो वापस आ गया है अपने घर। यानी कि नाउ ही हैज़ कम टू होम। ठीक है। तो मैं इस ईडियम को इस तरीके से समझा सकता हूँ कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को समझ जाता है, फाइनली वो अंडरस्टैंड कर जाता है किसी चीज़ को, तो वो हम बोलते हैं कि वो घर वापस आ गया है, नाउ ही कम होम टू। एग्जाम्पल, सीमा wanted to be a teacher in the college but soon it came home to her that she was not fit for her the job as she was only a graduate। मतलब देखिए, सीमा ये चाहती थी कि वो कॉलेज में क्या बने, एक टीचर बने, लेकिन क्या हुआ, उसको रियलाइज़ हो गया, उसको समझ में आ गया कि वो इस चीज़ के लिए फ़िट नहीं है, इस जॉब के लिए वो फ़िट नहीं है, क्योंकि वो क्या थी, बस कभी ग्रेजुएट ही हुई थी। ठीक है। तो किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ की समझदारी आ जाना अंदर, उसको लिए हम मीडियम यूज़ करते हैं कम होम टू। नेक्स्ट है आपका कम टू अ स्टैंड स्टिल। तो देखिए, अगर मैं स्टैंड स्टिल की आपसे बात करता हूँ, कम टू अ स्टैंड स्टिल, तो अगर किसी चीज़ का कहीं पर रुकाव हो जाता है, यानी कि कोई कहीं किसी जगह पर रुक जाती है, सडन स्टॉप हो जाता है, या तो वो ख़राब हो गई है या फिर कोई भी इश्यू आ गया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ईडियम यूज़ करता हूँ आपका कमिंग टू अ स्टैंड स्टिल, यानी कि कम टू अ सडन स्टॉप। एग्जाम्पल, when we were going to Mussoorie yesterday, our car came to a standstill right in the middle of the journey। यानी कि पूरी जर्नी के बीच में हम क्या करें, हम स्टैंड स्टिल में आकर फंस गए, यानी कि हमारी जो जर्नी थी वो स्टॉप हो गई। क्यों? क्योंकि कोई भी इश्यू हो सकता है। ठीक है, हम मसूरी जा रहे थे, कुछ इश्यू आया, हमारी गाड़ी बीच में रुक गई, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, हमें रुकना पड़ा। तो कम टू अ स्टैंड स्टिल का अर्थ होता है कि अगर आप कोई एक सडन स्टॉप लेते हैं किसी भी वजह से। नेक्स्ट है आपका कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स।
तो देखिए ये ईडीएम आपको थोड़ा सा सेंस दे रहा होगा कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आपको लगता है कि आप बहुत ही जॉयफुल हैं, आप किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप अपनी सक्सेस को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। सो कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स का अर्थ होता है कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं किसी भी चीज़ में। एग्जाम्पल, द फाइनल फुटबॉल मैच वॉज वेरी क्रूशल बट फाइनली वी वन एंड केम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, यानी कि आखिरकार हमें क्या हुआ, विजय प्राप्त हुई। तो ये होता है आपका कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। नेक्स्ट है आपका क्रॉस वंस माइंड। तो देखिए क्रॉस वंस का माइंड क्रॉस वंस माइंड का अर्थ होता है टू अकर टू वन सेल्फ, यानी कि मुझे किसी चीज़ का याद आ जाना। मैं कोई चीज़ भूल गया था, मुझे अचानक से याद आया कि अरे हाँ ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। समझ रहे हो, मतलब हम कहीं अटक जाते हैं, फिर अचानक से वो चीज़ ना हिट करती है हमारे दिमाग को, हमें लगता है कि ओके फाइन आई गॉट इट। तो क्रॉस वंस माइंड का अर्थ होता है कि किसी चीज़ का आपको याद आ जाना। एग्जाम्पल, इन द एग्जामिनेशन हॉल इट क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई हैड लेफ्ट माई पेन आउटसाइड ऑन द टेबल, यानी कि जैसे ही मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा मुझे अचानक से याद आया कि शिट, मैंने अपना पेन अपने टेबल के आउटसाइड पेन आउटसाइड ऑन द टेबल, मैं टेबल पर भूल आया हूँ अपना पेन। तो ये हो गया आपका क्रॉस वन माइंड्स, यानी कि मुझे किसी चीज़ का अचानक से याद आना। नेक्स्ट है आपका क्राई फॉर द मून। तो देखिए अगर कोई मून के लिए रोता है कि मुझे मून चाहिए, मून चाहिए, मून चाहिए, तो ऑब्वियसली वो क्या करता है, वो ऑब्वियसली एक इम्पॉसिबल चीज़ की डिज़ायर रख रहा है। ही इज़ विशिंग फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। एग्जाम्पल, द होप ऑफ विनिंग द लॉटरी अमाउंटिंग टू लैक्स ऑफ रुपीज़ इज सिंपली क्राइंग फॉर द मून। मतलब मैं ये सोचूं कि मुझे लॉटरी लग जाएगी लाखों रुपए की, तो वो सिंपली क्या है, एक बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल चीज़ है। तो ऐसी विश करना, यानी कि आई एम क्राइंग फॉर द मून। नेक्स्ट, करी फेवर विद। देखिए करी फेवर विद का अर्थ होता है अगर आप किसी के फेवर, यानी कि आप किसी का क्या लेते हैं, आप किसी का समर्थन ले लेते हैं। यू हैव वॉन फेवर ऑफ समबडी। एग्जाम्पल, नीना गेव अ लॉट ऑफ कॉस्टली प्रेजेंट्स टू हर साइंस टीचर टू कैरी फेवर विद हिम। तो देखिए कैरी फेवर विद मतलब मैं अगर किसी से किसी भी तरीके से अपनी तरफ फेवर मांग लूँ, यानी कि मैं उसे अपना बना लूँ, मैं उसे अपने हिसाब से कर लूँ, ठीक है। तो नीना क्या करती है, एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। नीना क्या करती है, बहुत सारे कॉस्टली प्रेजेंट देती है अपनी साइंस टीचर को, ताकि क्या करे, वो उन्हें अपना बना सके, उनके से अपने फेवर की चीज़ों की बातें कर सके। तो ये हो जाएगा आपका करी फेवर विद। नेक्स्ट है आपका कॉल अ स्पेड अ स्पेड। तो देखिए थोड़ा सा अलग है, कहावत भी है ये कि कॉल अ स्पेड एक्चुअली कहावत से रिलेट करता है, जहाँ पर कोई व्यक्ति आता है और वो सीधे सीधे डायरेक्टली जो भी चीज़ें होती हैं ना, उसे सीधा सीधा बोलने लगता है कि भाई ऐसा था ऐसा था। सपोज कीजिए आप अपने किसी फ्रेंड के साथ खड़े हैं, आपका तीसरा फ्रेंड आ जाता है, ये आप हैं, ये आपका फ्रेंड है जिससे आपकी बातचीत है, यहाँ से आपका ये तीसरा फ्रेंड आ गया। आप इससे बोल रहे थे सेकंड पर्सन से कि यार ये थर्ड पर्सन ना मुझे पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। जैसे ही आया आप चुप हो गए, लेकिन ये सेकंड वाला ना इसको बताना शुरू कर देगा कि पता है ये ऐसा है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, मतलब वो सीधे सीधे उसकी बुराई करना शुरू कर देगा। ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो उसके मुंह पर ही बोलना शुरू कर देगा। इट मीन्स यू आर स्पीकिंग प्लेनली, इट मीन्स वी आर कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड। एग्जाम्पल, पीपल ऑफन गेट एंग्री व्हेन वन कॉल्स अ स्पेड एंड स्पेड, यानी कि जब हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली किसी के चेहरे पे, किसी पे मुंह पे उसको बोलने लगते हैं, तो लोग यूजुअली क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कैरी द डे। कैरी डे का अर्थ होता है अगर आप किसी विक्ट्री को पा लेते हैं। इफ़ यू हैव वॉन अ विक्ट्री, यानी कि आपने क्या किया है, यू आर कैरिंग द डे। एग्जाम्पल, आफ्टर इनिशियल सेटबैक इंडिया कैरीड द डे इन द टेस्ट मैच, यानी कि शुरुआत में जो सेटबैक इंडिया को लगा उसके बावजूद लास्ट में इंडिया ने क्या किया, उस दिन को अपना बना दिया, यानी कि उनको विक्ट्री प्राप्त हुई। स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला ईडीएम है आपके सामने, कट अ सॉरी फिगर। तो देखिए इस ईडीएम को याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने आप को एक ऐसी इमेज अपने दिमाग में क्रिएट करनी होगी ताकि आपको इसको याद रखने में काफ़ी टाइम तक आप इसे कैरी कर पाएँ, ठीक है। तो कट अ सॉरी फिगर का एक ऐसा मतलब होता है कि आप सपोज कीजिए आप कोई इंटरव्यू देने गए। अब यूजुअली जब हम कभी इंटरव्यूज़ देने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉर्मली ड्रेस्ड होते हैं, और सपोज कीजिए आप वहाँ पर जीन्स पहन के चले गए, तो वो जीन्स पहनकर जाने वाला इंप्रेशन जो कि आपके इंटरव्यूअर के दिमाग में आएगा ना, कि यार ये तो बड़ा ही अजीब आदमी है, ही इज़ नॉट सीरियस। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या किया, आपने एक बहुत ही पुअर शो दिया, मतलब आपका इंप्रेशन वहाँ पर सही नहीं किया। तो ऐसी ही कंडीशन को बिलोंग करता है आपका ये ईडीएम, कट और सॉरी फिगर। एग्जाम्पल, द स्पीकर कट अ सॉरी फिगर इन दी मीटिंग। तो जो स्पीकर था, किसी वो ऐसी कंडीशन में आ गया कि उसको क्या करना पड़ा, बहुत ज़्यादा एम्बेरस होना पड़ा, या फिर वो एक ऐसी कंडीशन में था जहाँ पर लोगों ने उसे क्या किया, इस तरीके से जज किया कि यार नाउ ही इज़ नॉट अ गुड शोअर, मतलब ही इज़ शोइंग अ पुअर शो, ठीक है, ही इज़ गिविंग अ पुअर शो।
तो ये हो गया आपका कट और सॉरी फिगर, यानी कि किसी ऐसी स्थिति में आ जाना जहाँ पर लोग आपको आपके हिसाब से जज करते हैं कि आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। नेक्स्ट है आपका क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, जिसका अर्थ आपको मिलता है रिपेंट। रिपेंट का अर्थ होता है आपका पश्चाताप करना। एग्जाम्पल, केयरलेस स्टूडेंट्स ऑफन हैव टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क ड्यूरिंग द एग्जाम। मतलब जो उन्होंने किया है अब उसको उनका क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है। वो सोचते हैं कि यार मैं अगर पढ़ लेता अपने एग्जाम से पहले तो शायद मुझे ये क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क की जो कंडीशन है इसमें मैं नहीं फंसता। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का अर्थ होता है आपका क्या, कि आप अपने आप को रिपेंट करते हैं, यानी कि आप पश्चाताप करते हैं। नेक्स्ट है आपका कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आप अगर अपना क्लोथ पहन रहे हैं, आप उसको हिसाब से उसको काटते हैं, तो आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास जितना है आप उसके अंतर्गत ही जीना चाह रहे हैं। मतलब आप अपनी हैसियत के हिसाब से जीना चाहते हैं, आपके पास जितना है आप उसमें ही अपना काम चलाना चाहते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई अ वाइज मैन ऑलवेज कट्स हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लोथ इफ ही वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। तो अगर कोई वाइज मैन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, उसे अपने मीन्स के विद इन ही अपनी लाइफ को क्या करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। तो ये हो जाता है आपका कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। नेक्स्ट है आपका कॉल नेम्स। तो देखिए कॉल नेम का अर्थ होता है आपका अब्यूज करना, गालियां देना। आपने अगर किसी को गाली देते हुए सुना होगा तो आपको भी पता है काफ़ी ज़्यादा नाम वो यूज़ करने लगते हैं। मतलब आप समझ रहे होगे ना कि हम बहुत ज़्यादा अगर हम कॉल नेम्स करते हैं, यानी कि अगर कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करता है तो वो बहुत ज़्यादा इधर उधर के नाम लेने लगता है कि तेरा ये और तेरा वो। ओके, एग्जाम्पल, नीता कॉल्ड मी नेम्स सो शी वॉज सीवियरली पनिश्ड बाई द टीचर। मतलब नीता ने क्या किया, मुझे बहुत सारी गालियाँ दी, तो इसी वजह से उसको क्या किया, टीचर ने सीवियरली पनिश किया। नेक्स्ट है आपका कर्टेन लेक्चर। देखिए कर्टेन लेक्चर का अर्थ होता है अगर किसी की वाइफ अपने हस्बैंड को क्या करती है, रिप्रूफ करती है, यानी कि उसको हड़काती है। मतलब हड़काती इस दिन अगर आप ये समझना चाहें कि मतलब डोमिनेट करती है। ओके, एग्जाम्पल, माई ब्रदर नेवर पेज एनी अटेंशन टू हिज वाइफ्स कर्टेन लेक्चर एंड डज वॉट ही थिंक्स। मतलब मेरा भाई क्या करता है, अपनी वाइफ्स के जो कर्टेन लेक्चर्स होते हैं उन पर कभी अटेंशन नहीं देता है और वही करता है जैसा वो सोचता है। सो कर्टेन लेक्चर्स का यहाँ पर अर्थ यही निकलेगा कि जो वाइफ की कही हुई बातें होती हैं, जो लेक्चर होते हैं, वो आपको इस तरीके का सेंस देते हैं किसमें, कर्टेन लेक्चर में। नेक्स्ट है आपका चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का अर्थ होता है अगर आप अपने पेरेंट्स से उनकी हैबिट्स में क्या करते हैं, मेल खाते हैं। आपकी हरकतें, आपका रहना सहना एकदम अगर आपके पेरेंट्स जैसा होता है तो यूज़ किया जाता है वहाँ पर चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज क्वाइट हेल्पफुल लाइक हर फादर सो शी इज़ अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। मतलब वो क्या है, अपने पेरेंट्स की, अपने फादर की हैबिट में रिजेंबल करती है, क्योंकि वो भी क्या करती है, उसी तरीके से मुझे हमेशा हेल्प करती है जैसे कि उसके पिताजी। तो ये आपका अर्थ देता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, या फिर आपके यहाँ पर मतलब रखते हैं कि आपकी हैबिट्स आपके पेरेंट्स से मिलती जुलती होती हैं। नेक्स्ट है आपका केव इन। केव इन का अर्थ होता है यील्ड होना। यील्ड होना यानी कि अपने को किसी स्थिति के अनुकूल बना लेना। एग्जाम्पल, ऑल्दो आर टीम फॉट ब्रेवली येट दे हैड टू केव इन बिफोर द सुपीरियर पावर प्ले ऑफ द ऑपोजिट टीम। यानी कि उन्हें झुकना पड़ा, केव इन करना पड़ा। जो दूसरी ऑपोजिट टीम थी वो किस में थी, सुपीरियर पावर में थी। सो ये आपका क्या हो जाएगा, केव इन का अर्थ हो जाएगा यील्ड करना। नेक्स्ट है आपका क्लोवन हूफ। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति की अपनी एक इवल इंटेंशन होती है तो ऐसी कंडीशन में आप वहाँ पर यूज़ करते हैं कि दैट ही इज़ बिहेविंग लाइक अ क्लोवन हूफ। एग्जाम्पल, द चाइनीज शोड द क्लोवन हूफ इन 1962 वॉर। मतलब उन्होंने क्या किया, अपनी बहुत ही ज़्यादा एविल इंटेंशंस वहाँ पर शो करी थी, तो इसीलिए हम वहाँ पर उन्हें क्या बोल सकते हैं, क्लोवन हूफ कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कट थ्रोट। तो देखिए कट थ्रोट का अर्थ होता है आपका किसी चीज़ का टफ होना, यानी कि आपको किसी चीज़ को करने में अगर बहुत ज़्यादा टफनेस महसूस हो, कठिनाई महसूस हो, तो ऐसी कंडीशन को आप बोल सकते हैं कि वो टास्क आपके लिए क्या था, बहुत ही ज़्यादा कट थ्रोट था। एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियन इंडस्ट्री टू सर्वाइव इन द टीथ ऑफ इंटरनेशनल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तो मतलब इंटरनेशनल मार्केट इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन देता है कि वो इंडियन इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए क्या है, एकदम कट थ्रोट है, बहुत ज़्यादा टफ है। नेक्स्ट है आपका कॉल इन क्वेश्चन। तो देखिए अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट होता है तो हम ऐसी कंडीशन में बोल सकते हैं कि ही इज़ नाउ व्हाट इज़ डूइंग, ही इज़ कॉलिंग क्वेश्चन। यानी कि वो क्या कर रहा है, डाउट रेज कर रहा है। एग्जाम्पल, यू शुड नॉट कॉल इन क्वेश्चन
माई ऑनेस्टी, मतलब आप मेरी ऑनेस्टी को ना सवालों के दायरे में नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब अगर आप किसी चीज़ पर डाउट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर यूज़ करते हैं कॉल इन क्वेश्चन, मतलब किसी पर डाउट। हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस पार्ट में, जहां पर एसपी बख्शी की हमारी इस बुक को रेफरेंस लेते हुए मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ ईडीएम के डिस्कशन को। सी से स्टार्ट होने वाले ईडीएम्स का ये थर्ड पार्ट होगा, और सभी ईडीएम्स जो कि हमारे इस पार्ट से और सीरीज से रिलेट करते हैं उनको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला ईडीएम है आपके सामने, चेक बाय जॉल। तो देखिए, चेक बाय जॉल का अर्थ होता है अगर आप किसी चीज़ को एक साथ में रिलेट करके देखते हैं। सपोज कीजिए कि आप ये कहते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, लेकिन साथ में आप बोलते हैं कि भाई मेरे से अंदर ना थोड़े ज़्यादा घमंड भी आ जाता है। तो मतलब आपने दो सिचुएशन को एक साथ मर्ज कर दिया, यानी कि आपने बताया कि भाई एक परिस्थिति का असर दूसरी पर भी रहता है। मतलब आप क्लोज टुगेदर, यानी कि क्लोज टुगेदर का यहाँ पर अर्थ इसलिए निकलता है कि दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करती हैं चीज़ें। एग्जाम्पल, इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ये बहुत कॉमन है कि जो एफ्लुएंस है यानी कि समृद्धि या फिर आप अमीरी बोल सकते हैं, और साथ में पोवर्टी, ये दोनों क्या करते हैं, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी कि चेक बाउल जॉल करते हैं, यानी कि इसका अर्थ होता है कि दोनों एक साथ क्लोज टुगेदरली रहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका चेक बाई जॉल। नेक्स्ट है आपका कम टू अ पास। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जो माउंटेन्स रेंजेस होती हैं उनके बीच में कुछ कुछ पासेस होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि भाई जब आप इस पास से होकर गुजरते हैं तो काफ़ी सारी डिफ़िकल्ट और अनसर्टेन एंड जो आपकी सिचुएशंस होती हैं वो आपके सामने आती हैं, खाई वगैरह दिखती हैं। तो हम ये बोल देते हैं कि भाई वो आपके लिए क्या है, एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। एग्जाम्पल, द थिंग्स हैव कम टू सच ए प्रिटी पास दैट ही इज़ फाइनेंशियली रूइंड। यानी कि फाइनेंशियली क्या है, वो बर्बाद हो चुका है, क्योंकि चीज़ें क्या है, एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ चुकी हैं। यानी कि थिंग्स कम टू अ पास जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बर्बाद हो चुका है। नेक्स्ट है आपका क्लोज शेप। तो देखिए, क्लोज शेप का अर्थ होता है अगर आप बाल बाल बच जाते हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी कहीं जा रही है, आपने नैरो स्केप लिया और आपको पता चला कि जस्ट आपका यहाँ से छोटा सा एक्सीडेंट होने से बचा है, बहुत बारीकली आपने स्केप किया वहाँ से। तो उसके लिए आप ईडियम यूज़ कर देते हैं क्लोज शेप। इसका अर्थ होता है आपका नैरो स्केप, यानी कि बाल बाल बच जाना। एग्जाम्पल, एज ही वॉज ड्राइविंग रेकलेसली इन अ क्राउडेड स्ट्रीट ही हैड अ क्लोज शेप। यानी कि जैसे कि मैंने देखा कि वो क्या था, बहुत ज़्यादा रेकलेसली ड्राइव कर रहा था उस क्राउडेड स्ट्रीट में, तो वहाँ पर उसने क्या देखा, बहुत ही मामूली वो बचता निकला वहाँ से, यानी कि बाल बाल बच गया वो। तो ये हो गया आपका क्लोज शेप। नेक्स्ट है आपका कट एंड ड्राइड। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ ना आपसे, आप कोई भी चीज़ देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में रेडीमेड होती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपने बस पैसे दिए और वो बनी बनाई आपको मिल गई। तो हम उसके लिए यहाँ पर एक ईडियम यूज़ करते हैं, कट एंड ड्राइड। जैसे कि आप मार्केट में देखते हैं अचार मिलते हैं। अचार क्या होता है, यूजुअली पैकेट में बने बनाए मिल जाते हैं, तो वो रेडीमेड होते हैं। तो मतलब वो ऑलरेडी अपने आप में कट हो चुके हैं, उनको ड्राई किया जा चुका है, पूरा प्रोसेस किया जा चुका है। तो इस तरीके से आप इस ईडियम को याद कर सकते हैं कि कट एंड ड्राइड यानी कि कोई चीज़ अपने आप में रेडीमेड है। एग्जाम्पल, देर इज़ नो कट एंड ड्राइड फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन लाइफ। यानी कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए कोई ऐसा क्या है, रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है। ताकि आप सक्सेस पा जाएंगे, आपको काम करना पड़ेगा, आपको उस प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ेगा। तो ये हो जाता है आपका कट एंड ड्राइड। नेक्स्ट है आपका क्लिंच द इश्यू। देखिए, क्लिंच का अर्थ क्या होता है, क्लिंच का यूजुअली अर्थ होता है आप किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से आपको एडीएम यूज़ करूँ क्लिंच द इश्यू, तो यहाँ पर आपको अर्थ मिलता है डिसाइड द मैटर। यानी कि आप उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को करने से पहले आप उसको डिसाइड कर लें कि आपको करना है या नहीं। एग्जाम्पल, व्हेन ही एग्रीड टू लीव द हाउस फॉर गुड इट क्लिंच द इश्यू इन फेवर ऑफ हिज वाइफ। यानी कि जब भाई वो मान गया कि वो घर को छोड़कर चला जाएगा, ऐसे बात पर उसने एग्री किया अच्छे के लिए। तो इस तरीके से आपको क्या पता चला, वहाँ पे ये पता चला कि भाई जो फेवर है वो उसकी वाइफ के पाले में चला गया है, क्योंकि उसने इस इश्यू को क्या कर लिया, क्लेंच कर लिया है। यानी कि ये मैटर डिसाइड कर लिया जा चुका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्लेंच द इश्यू। नेक्स्ट है आपका कैरी वंस पॉइंट। देखिए, कैरी वंस पॉइंट का अर्थ होता है कि किसी के अप्रूवल को जीत लेना, किसी को मना लेना। एग्जाम्पल, आफ्टर हीटेड डिस्कशन ही वॉज एबल टू कैरी हिज पॉइंट। मतलब पहले बहुत ज़्यादा हीटेड डिस्कशन रहा, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी वहाँ पर रही, लेकिन अंततः उसने क्या किया, अपनी बात को समझा दिया और सामने वाले को अप्रूवल को मना लिया। मतलब वो मान गया जिसको मनाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर आपका ईडियम निकल कर आता है कैरी वंस पॉइंट, मतलब अपने पॉइंट को उसने समझा दिया।
उसने अपना पॉइंट समझाकर दूसरे का अप्रूवल ले लिया। तो ये हो जाएगा आपका विन अप्रूवल, किसका अर्थ, कैरी वंस पॉइंट का। नेक्स्ट है आपका चैकर्ड या फिर चैकर्ड कैरियर। चैकर्ड कैरियर का अर्थ होता है फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, यानी कि बहुत ज़्यादा परिस्थिति आपके अनुकूल या फिर आपके विपरीत। इस तरीके से हम यहाँ पर ईडीएम यूज करते हैं चैकर्ड कैरियर, क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ पर मतलब देखिए आपको समझना है चीज़ को, अगर याद रखना है तो आप देखते हैं कि भाई जो चेक में आप इशू कोई भी बिल करते हैं तो आपको पता रहता है कि आपके अकाउंट में कितना कभी अमाउंट रहता है, कभी नहीं रहता है। तो उस वे में आप समझ सकते हैं, सबके अपने अपने आइडिया होते हैं किसी चीज़ को याद करने के लिए। तो चेकर्ड कैरियर का अर्थ होता है कि भाई किसी चीज़ का आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स रहना। एग्जाम्पल, पॉलिटिशियंस हैव जनरली चेकर्ड कैरियर ऑल अलोंग, मतलब जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका जो जीवन होता है बहुत ही उतार चढ़ावों से भरा हुआ होता है। नेक्स्ट है आपका कट बोथ एंड्स। अर्थ निकलता है आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, यानी कि देखिए कब आपके पास क्या है, कोई डिस्प्यूट है और आप क्या कर रहे हैं, उस कोशिश में है कि भाई आपका यहाँ पर भी दोस्त है, दूसरी तरफ भी दोस्त है। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि दोनों को कभी तुम गलत हो या दूसरा वाला गलत है, तो आप कोशिश करते हैं कि मैं दोनों तरफ से ही क्या करूँ, कट करना स्टार्ट कर दूँ, यानी कि मैं इसको भी मनाने की कोशिश करूँ और मैं इसको भी मनाने की कोशिश करूँ, यानी कि मैं दोनों ही साइड्स के फेवर में बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, ही इज़ एम्बिगस बिकॉज ही इज़ ऑलवेज कट बोथ हैंड्स, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, एम्बिगस है, समझ से थोड़ा सा परे है, क्योंकि वो क्या करता है, थोड़ा सा ऐसी बातें करता है कि वो दोनों साइड के लिए ही आर्ग्यू कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका कट बोथ एंड्स। नेक्स्ट है आपका कॉक श्योर। देखिए कॉक श्योर का अर्थ होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा श्योर होते हैं अपनी बात को लेके, या फिर बहुत ज़्यादा सर्टेन, यानी कि एकदम मतलब मैंने जो कह दिया वो एकदम सही है। मतलब इसके लिए कहावत है कि भाई पहले क्या हुआ करता था, जो मुर्गी मुर्गे जो भी होते हैं वो क्या करते थे, जो कुछ कहते थे उनके बर्ताव को देखकर थोड़ा सा मान लेते थे कि भाई वो अपने आप में उनको इतना ज़्यादा श्योर रहते हैं कि आपको आइडिया रहता है कि बहुत कॉन्फिडेंट है, जो भी बात कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, अपने एक्शन के थ्रू समझा लेते थे। तो यहीं से किसी कहावत के थ्रू आपने ये आइडियम निकाल लिया कॉक श्योर। एग्जाम्पल, ही वॉज सो कॉक श्योर ऑफ हिज सक्सेस दैट ही अप्लाइड फॉर द जॉब बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, मतलब अपने रिजल्ट के डिक्लेयर होने से पहले ही उसने ये डिसाइड कर दिया, उसने ये सर्टेन कर दिया, उसने ये श्योर हो गया वो कि वो क्या हो जाएगा, अप्लाई कर पाएगा इस जॉब के लिए। उसने कर दिया अप्लाई, मतलब उसको इतना श्योर था कि मैं अप्लाई कर देता हूँ, मेरा रिजल्ट जो भी आएगा मैं अप्लाई कर देता हूँ, ही वाज सो कॉक श्योर, मतलब उसको पूरा अनुमान था। नेक्स्ट है आपका कॉक अ स्नूक। कॉक अ स्नूक का अर्थ होता है जब आप शो करते हैं अपना बहुत ज़्यादा इम्प्रूडेंट कंटेंट, मतलब आप इस तरीके की बातें करने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने आप को कहीं एक बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने आप को शो करता हूँ, थोड़ा सा हट के, मतलब नेगेटिव वे में मैं समझाने की कोशिश करूँ तो। एग्जाम्पल, शी इज़ सो प्राउड ऑफ हर वेल्थ दैट शी ऑलवेज कॉक्स अ स्नूक एट द एक्ट्स ऑफ हर हस्बैंड, मतलब ये क्या है, इतनी ज़्यादा प्राउड है अपनी वेल्थ को लेकर कि वो क्या करती है, हमेशा अपने जो उसका बिहेवियर रहता है, जो उसका कंटेम्प्ट रहता है, वो बहुत ही इम्प्रूडेंट रहता है, जिसमें वो अपने हस्बैंड को लपेट लेती है। तो ये हो जाता है आपका कॉक अ